प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अचानक एक फ़ैसला किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का। न सिर्फ उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया बल्कि नए चीफ मिनिस्टर के नाम का फ़ौरन ऐलान भी कर दिया। सुहेल आफरीदी साहब को इस सिलसिले में नामज़द किया गया। कल रात को ही अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर तो डाल दिया था और कहा था कि उन्होंने गवर्नर को भिजवा दिया है, लेकिन आज इत्तलात ये आ रही थी कि गवर्नर साहब को अभी तक वो इस्तीफ़ा पहुंचा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है और जो डिबेट फौरी तौर पर शुरू हुई वो ये कि क्या ये एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी बहरहाल अपनी तगोदो शुरू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि वो तमाम लोग जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी हैसियत अब आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद मेंबर की है। उनकी हैसियत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो आज़ाद हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं करेगी, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। ऐसे सूरत हाल में ऑपोजिशन ने और भी कोशिशें शुरू कर दी कि वो अपना एक मुत्तफिका उम्मीदवार लाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20-22 लोगों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हों और अपना चीफ मिनिस्टर बनवा लें। लेकिन क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले इतने लोग अपने उम्मीदवार को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं? ऑपोजिशन इस सिलसिले में क्या कर रही है? इन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ इबादुल्ला खान साहब मौजूद हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। बहुत शुक्रिया इबादुल्ला खान साहब, खुशामदीद। सर, पहले तो ये बताइए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी मुलाकात भी शायद गवर्नर साहब से हुई है। आपके इल्म में है कि क्या गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मौसूल हो चुका है या नहीं? जी शुक्रिया जी। ये बिल्कुल गवर्नर साहब से मैं मिला था कल और इस्तीफा उसको मौसूल नहीं हुआ, बल्कि नाउ ही इज आउट ऑफ सिटी, वो इस्लामाबाद में है। ये कह रहे कोई पिंदरा कर रहे कि नायब कासिद ने रिसीविंग ली है, तो मैं हैरान हूँ। चीफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन है, नायब कासिद तक बात पहुंची। तो बहरहाल गवर्नर साहब की स्टैंड आपने भी सुन ली, वो पेशावर में है नहीं और उसने कहा रिसीव नहीं हुई इस्तीफा। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो चलें अभी नहीं मिला, शाम को मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा, अगर उन्होंने इस्तीफा भिजवा दिया है तो गवर्नर साहब के पास तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि वो इस इस्तीफे को कबूल करें। ऐसे ही सर लीगल पोजीशन यही है? दिस इज ओवर गेम। ये आपकी बात ठीक है, इस्तीफा आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली मंडे को मिल जाएगी, मंडे को आप ऐसा रहे तो शायद मंडे को मिल जाए। तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट भी करेगा। आई एग्री विद यू। सही है। तो ये बात साहब आगे चलो। जी सही है। तो ये बताइए कि अब इसमें कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद ऑपोजिशन इस बात पे भी गौर कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद ले आई जाए ताकि ये मामला फिलहाल डिले हो जाए। क्या ये ज़ेर गौर है ऑपोजिशन के यहाँ? नहीं, तहरीक एतमाद की अभी तो जरूरत ही नहीं है। उसने रिजाइन दिए तो अभी तो वैसे भी सीएम का इलेक्शन होगा, तो उसमें हम जा रहे हैं, तो उसकी अभी जरूरत ही नहीं रही। सही है। यानी ये ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है तहरीक अदम एतमाद वाला, आपकी सारी कोशिशें इस वक्त नए इंतखाब पर हैं। यस, सही है। इसमें इबाद साहब आज एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी तमाम लोग आज़ाद हैं, यानी अगर चाहें तो वो किसी और पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी कोशिश ये है कि चीफ मिनिस्टर अब पीटीआई से नहीं बल्कि उनके लोगों को मिलाकर आपकी ऑपोजिशन का मुत्तफिका होना चाहिए? ये बेसिकली ये है कि ये जो तब्दीली वाली सरकार है, इस पर थोड़ा सा मैं वो 1-2 मिनट आपका लूंगा जी। बाकी पाकिस्तान को तो निजात मिल गई, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, लेकिन 13 साल से हमें निजात नहीं मिली। तो चेंज, मैं चेंज के फेवर में हो, लेकिन चेंज होना चाहिए, चेंज फॉर बेटर होना चाहिए, चेंज फॉर वर्स नहीं होना चाहिए। हम तो पहले से गंडापुर से तंग थे कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस सूबे का। जो करप्शन हो रही थी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपके 90% सूबे में मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता, जो गवर्नेंस की हालात थी, हम तो उससे तंग थे। तो ऊपर से जो वो लेकर आए तो ये चेंज फॉर वर्स है। एक ऐसे बंदे को उसने नॉमिनेट किया है कैदी 804 ने कि जो इससे पहले कभी काउंसलर ही नहीं बना, और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोविंस है, जो सिचुएशन है, जो बॉर्डर आप देख लें अफगानिस्तान के साथ, इस तरह इंसर्जेंसी के हालात देख ले, इसलिए इस तरह ये गवर्नेंस के हालात देख ले, तो ये तो खान साहब की पता नहीं है कि पख्तूनख्वा के लोग बार बार उसको इज्जत दे रहे हैं, वो पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। इससे पहले 5 साल रहा, वो बुजदार टाइप एक बंदा था,
फिर उसने कहा वो नाअहल था, वो लोटा था, फला था, ढिमका था। पौने 2 साल जिसको चलाया, जिसने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी कह रहा है ये नाअहल था। अभी जो लेकर आया है तो उसकी ये कैपेसिटी है जो मैंने आपसे बात की कि क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या पोटेंशियल है उसमें। इधर उसके पास सीनियर स्लॉट भी है, सीनियर लोग भी है जो कई दफा वजीर रह चुके हैं, कई दफा एमपीएस बने हैं, एक्सपीरियंस है, वो चला भी सकते हैं। लेकिन उसको इग्नोर करके एक ऐसे बंदा जो उसका नौकर बने और उसके लिए आवाज उठाए, सूबह जाए बाढ़ में। तो ये बेसिकली कैदी 804 जुल्म कर रहा है पुख्तनख्वा के लोगों के साथ। कि पुख्तनख्वा के लोगों की क्या कसूर है, क्या गुनाह है, मुझे तो पता नहीं है। वो तो खान की तस्वीर को लोगों ने वोट किया है और खान रिवर्स में यही कुछ दे रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम अगर हम इससे बचा ले सूबे को। ऑलरेडी इस सूबे ने रिवर्स गियर लगाई है, बाकी सूबे आप देख लो, पंजाब को देख लो, सिंध को देख लो, लोग आगे जा रहे हैं। हम आज तक लाशें उठा रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं, सही है। घर से लेकिन सर बाहर नहीं जा। आपका इबाद साहब एतराज़ ये है कि एक ऐसे शख्स को लगाया जा रहा है जो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इससे पहले खान साहब ने जिस शख्स को लगाया वो एक्सपीरियंस था, सीनियर क़यादत में आता था, लेकिन उसके बारे में भी तो आवाम ही ने रद्द-ए-अमल दिया है ना। जो खान साहब तक पहुंचा, रद्द-ए-अमल ये था कि जी इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन के भी इल्ज़ामात थे, दीगर और भी चीज़ें थी। तो एक तजर्बाकार आदमी फेल हो गया, अब उनका ये इस्तेहकाक है कि वो एक नए आदमी को लगा दें। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल आई एग्री विद यू कि सारे सीनियर ठीक भी नहीं हो सकते, सारे जूनियर गलत भी नहीं हो सकते। ये वेरी करता है, इंसानों पर वेरी करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहला जो इसका नामिनी था वो भी ठीक नहीं था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें मालूम था, इसके साथ उससे बेटर ऑप्शन थे। लेकिन पता नहीं, ने इसको कहा था पंजाब, इसने बुजदार के हवाले किया था, 4 साल उसने क्या बेड़ा गर्क किया। अभी हमें दिया है बुजदार प्लस, तो वो क्या करने वाला है। तो इसलिए इस सूबे की खातिर हम सोच रहे हैं, जिस तरह आपने बात की, अभी हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कंसेंसस से हम एक उम्मीदवार फ्लोट करेंगे जॉइंट अपोजिशन का। फिर दूसरी बात आपने जो कही कि इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन है 91 इंडिपेंडेंट है, तो उस पर वही डिफेक्शन वाला क्लास जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ पीटीआई में 4-5 ग्रुप्स भी है, इसके अलावा जो ना भी नहीं है उसके खिलाफ भी सीनियर स्लॉट में काफी गम गुस्सा है। तो वो इस तरह भी लोग हैं जो चाहते हैं कि इस सूबे के साथ जो जुल्म किया है खान साहब ने और जुल्म ना हो। तो इस नेचर की भी लोग हैं। सर तो कितने मेरे लोग ख्याल आपसे राब्ते में हैं बात साहब, पीटीआई के? जी, पीटीआई के कितने लोग आपसे राब्ते में हैं? तो हम तो सियासी लोग हैं, एक दूसरे से राबिते करते हैं, काफी लोग राबिते में हैं। नहीं, ये वोट लेने के लिए आपका अगर मुतफिका उम्मीदवार ऑपोजिशन का आता है तो क्या आपने कुछ यकीन दहानियां हासिल की हैं पीटीआई के लोगों से कि वो आपको वोट करेंगे? जिनको ये खान की फिक्र भी होगी, मैं भी, लेकिन इस सूबे की भी फिक्र है। जी क्योंकि आफ्टर ऑल वो इस सूबे से बिलोंग करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सूबा हम सबका है। इसके साथ जो जुल्म खान ने किया और जो जुल्म वर्स कंडीशन में जा रहे हैं और हम सपोर्ट करें, तो ये इस सूबे के साथ ज्यादती है, जुल्म है। तो इस तरह लोग भी है, वो खुद राबिते कर रहे हैं। सर, क्या किसी ने अभी तक आपको यकीन दिलाया है इबाद साहब, पाकिस्तान किससे तहरीके? राबिता नहीं कर रहे, वो खुद कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये जो आ रहा है, ये जो मैं आपको ये शॉर्ट वर्ड्स में कहूंगा कि ये खुदकश बम्बार है जो खान ने नॉमिनेट किया सही है। इस सूबे की। नहीं इबाद साहब, तो क्या वो पाकिस्तान, कह रहे जो हैं मेरा कि सवाल है आपसे, मेरा मेरा ये सिस्टम वाइंड अप करेगा, इस सूबे को तबाह करेगा। मेरा सवाल तो आपसे ये आप है लोग इबाद साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने आपको यकीन दिलाया है कि कदम बढ़ाएं इबाद साहब, हम आपके साथ हैं, आप आपको वोट करेंगे? ये इस सूबे के लिए वोट करेंगे, इस सूबे की खातिर वोट करेंगे। जिस तरह मैंने वर्ड यूज किया कि ये खुदकश बम्बार से सारे लोग जो है डर जाते हैं, जी, वो इस सूबे और इस सिस्टम ये के आपकी लिए। उम्मीद है ना सर? मेरा ये सवाल है ना, आइए आपकी तवक्को है कि वो वोट करेंगे, क्या कोई यकीन दहानी भी हुई है अब तक? नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 91 इंडिपेंडेंट है। हाँ सर, वो इंडिपेंडेंट का मैं कह रहा हूँ, जी सही है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इबादुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगी?
क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या आराम से तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और खान साहब का फैसला है कैसा, अली अमीन गंडापुर साहब पर चार्जशीट क्या थी, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, खुशामदीद। फवाद साहब, कैसे देख रहे हैं आप इमरान खान साहब के फैसले को? देखिए, फैसला तो ये इनएविटेबल था, ये होना ही था। और मैंने तो आपके शायद प्रोग्राम में भी और जगहों पे भी काफी दिनों से ये बात कही थी कि वो तो जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी तरह भी जो एक इमरान खान की जो एस्पिरेशंस हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहे थे। ना तो वो कोई वफाकी हुकूमत के साथ ना तो कोई लाइजन क्रिएट कर पा रहे थे, ना ही कोई चैलेंज दे पा रहे थे। तो देखिए ना, आप जब खैबर पख्तूनख्वा का आपको इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया तो उसकी बुनियादी वजह तो ये थी ना कि या तो आप लाइजन करवा सकें या फिर आप उन्हें चैलेंज दे सकें। जब आप दोनों ही काम नहीं कर सके, वर्कर्स भी आपसे मायूस हैं, तो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? और नए चीफ मिनिस्टर के लिए भी फ्रैंकली ये चैलेंज तो होगा। कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके लिए इस वक्त ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो इमरान खान की एस्पिरेशंस पे भी पूरा उतरे, से भी ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब ना हो कि सूबा ही ना चले, और फिर कारकुनों को भी साथ लेके चले। तो एक पुलिस सराहत है जिससे गुजरनी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो तय था, ये होना ही था, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों के लिए ये अचानक फैसला था और हैरान कुन भी था। मसलन शेख वकास साहब से कल हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि कोई वजह समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया है। आप समझ पा रहे हैं सर कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चार्जशीट क्या थी? एक वजह तो खुद शेख वकास ही है। जिस किस्म की शिकायत उनकी आ रही थी की, और जिस किस्म की पूरा जो सूबा है उसने सर पे हाथ रखा हुआ था कि जिस तरीके से शेख वकास साहब वहाँ पे मिनिस्ट्रीज में इंटरफेयर कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, चीजें बना रही हैं, जो लोगों की अफवाहें थी, बातें थी। वन मेजर कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली शेख वकास। तो जाहिर है उनको तो समझ नहीं आ सकती कि क्या हुआ। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह मैंने आपसे ये कहा कि बुनियादी तौर के ऊपर, फिर देखिए अगर आप इवेंट्स को देखें, एक बुनियादी वजह तो ये थी जो मैंने आपको कही कि एस्पिरेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। फिर इवेंट्स के अंदर मेरा ख्याल अली अमीन ने बहुत ही एक आई वुड से मिसरीड की अपनी जो पोजीशन है, और जो उन्होंने लीमा बीबी के खिलाफ वीडियो कर दी। इससे पहले बुशरा बीबी भी उनसे मुतमईन नहीं थी। बहुत कम मामलात हैं जिन पे बुशरा बीबी और लीमा बीबी का इस तरह से कोई कंसेंसस हो सकता है। आई थिंक उनका कंसेंसस अली अमीन ने करा दिया। फिर इसके साथ देखिए, अली अमीन इज एन ऑनरेबल मैन, मेरे भाई हैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक भी जो लीडर है केपी का, उसके साथ उनकी नहीं बन रही थी। चाहे वो असद कैसर हो, चाहे आतिफ हो, चाहे झगड़ा हो, या कोई भी और लीडर हो केपी का, कोई उनके साथ जो है वो मुतमईन नहीं था। और वो एक बड़ी शेख वकास को उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया पंजाब से, और एक दो लोगों के और साथ वो इन्होंने एक छोटी सी अपने भाई को और इनके साथ एक दो लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक किचन कैबिनेट बना ली। एंड ही थॉट कि मुझे क्या जरूरत है किसी की। और शिबली फराज उनके करीब थे, और ये वकास करीब थे, और फैसल उनके भाई करीब थे। चौथा बंदा तो उनके नजदीक था ही कोई नहीं। सो हर बंदा तो उनके खिलाफ है। तो आप ये जो आपने भी अलीमा बीबी का जिक्र किया, आपके ख्याल में यही वजह बनी जो क्यों इल्ज़ाम ये लग रहा है इमरान खान साहब पे कि उन्होंने बहुत सारे शिकायत होंगी, लेकिन फाइनल जो रीज़न सामने आई वो ये कि अलीमा खान साहबा जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अली अमीन के साथ, या उनके खिलाफ वीडियो हुई है, तो इमरान खान ने ये डिसीजन लिया है। यानी सादा लफ्ज़ों में ये कि बहन की वजह से हटा दिया। वो होता ऐसे ही है ना, इवेंट्स जमा होते रहते हैं, फिर एक जगह पे आते हैं जिसके ऊपर जो है वो फैसला कुन मोड़ हो जाता है। सो ये कोई खालिस्तन अलीमा बीबी के वजह से, वीडियो की वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि उस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी गलत है। तो जो उन्होंने एक वीडियो बनाई और एक बिल्कुल अजीबोगरीब चार्जशीट आपको फिर फवाद साहब क्या मालूम होती है कि चलें एक इवेंट तो ये हो गया, लेकिन चार्जशीट क्या जमा हो रही थी? जो चार्जशीट तो देखें, बात यह इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्यों वजीर आला बनाया, सबसे पहले तो ये तय करें ना। अली अमीन गंडापुर जो थे वो बतौर वजीर आला दो ही काम कर सकते थे ना, या तो वो को चैलेंज देते, और अगर चैलेंज नहीं देना था तो फिर वहां से लाइजन बनाते।
जो इमरान खान की मुश्किलात में क्या कमी आई है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का होने के बाद, वो बड़ी हैं ये कम हुई हैं? फैक्ट्रीज वो बड़ी हैं। तो मुझे बताएं, इमरान खान को कितने नफलों का सवाब था अली अमीन गंडापुर को, या पीटीआई को कितने नफलों का सवाब था उनके साथ कंटिन्यू करने का? वो कोई इसलिए तो नहीं किया था कि आप अपने वजीर बना लेंगे और फिर उनसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। जब आप इन ओहदों पे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं ना। तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर, जिस भी वजह से, और जिस तरह मैंने कहा कि वो मुश्किल भी काम है, ये नहीं कि अली अमीन को सारा आप ब्लेम करेंगे वो, लेकिन वो काम भी बड़ा मुश्किल था। बट आई थिंक ही टुक द जॉब वेरी नॉन सीरियसली, और वो हैं भी खैर ऐसे खुले डुले आदमी है, इतनी सीरियस काम के लिए वो बने भी नहीं। फवाद साहब, मगर अब जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ये किसी के लिए भी आसान नहीं है कि लाइजोनिंग करे या चैलेंज करे, तो ये चीज़ तो शायद सुहेल अफरीदी भी ना कर सके, तो फिर क्या, फिर उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा? ये तवक्कुआत है क्या रहे चीफ मिनिस्टर से? नहीं, सुहेल अफरीदी से तो जो तवक्को होगी इमरान खान की, वो तो ये होगी कि वो को चैलेंज करे, और देखें वो सुहेल अफरीदी करेंगे। जो इस वक्त की सिचुएशन में, एक तो जो हुकूमत का इस वक्त एक नजर आ रहा है कि वो रोकना चाह रही है उनको बनने से, लेकिन ना हुकूमत का भी फिर यही एनालिसिस है ना कि ये बनेंगे तो जो टेंशन है उसमें इजाफा होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में, अच्छा दूसरा मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि वो ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई तजुर्बा नहीं है, आखिर वो आईएसएफ की पॉलिटिक्स से निकल के आए हैं। ये फरूख हबीब, हाफिज फरद, मुराद सईद, मीना अफरीदी, शाहिद खट्टक, सुहेल, ये सब लोग वो उस आईएसएफ के इमरान खान के उस दौर से जाहिर है कि वो उनके साथ हैं। एक तो इनकी लॉयलिस्ट हैं, जैसे अली मीन भी लॉयलिस्ट है, वरना इस्तीफा कौन देता है, ये भी बहुत लॉयलिस्ट होंगे। और एक्चुअली देखना यही है कि ये क्या चैलेंज खड़ा कर पाएंगे इस वक्त हुकूमत के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही प्रिकेरियस हैं। आप देखें 2 दिनों में 20 हमारी शहादतें हुई हैं, उनमें बहुत ज्यादा तादाद में अफसरान शामिल हैं। कर्नल शहीद हो गए हैं, 2 मेजर शहीद हो गए हैं, कैप्टन शहीद हो गए हैं। और इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को लेके। सो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से भी कोई नजर नहीं मुझे आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि जिससे हमारा ये शहादतों का सिलसिला थमे रुके। इतनी शहादतें हुई हैं, और आई थिंक रिस्पॉन्स हमारा जो है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है जो कि होना चाहिए। फवाद साहब, आप जो चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, जाहिर है इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि आप लोगों को इकट्ठा करें, जिसे हुकूमत जत्था कहती है, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, और वो करें जो नवंबर में हुआ था या अक्टूबर में हुआ था। ये तो अली अमीन गंडापुर ने भी किया, इसके नतीजे नहीं निकले। दूसरा ये हो सकता है कि वो सख्त बयान दें, सख्त तकरीरें करें, सख्त माहौल बनाएं, और अपने कारकुनों को, यानी एक ऐसा माहौल शायद जो ज़ुबान ज़्यादा अली अमीन गंडापुर से भी सख्त हो, लेकिन वो भी शायद नतीजा खैर साबित ना हो। तो अमली तौर पर क्या रास्ते हैं सुहेल अफरीदी के पास? नहीं, देखें ना, अमली तौर पे तो यही है ना, जो एहतजाज करने पे अगर वो आएंगे, फॉर एग्जांपल वो 26 नवंबर के शोहदा की बरसी मनाने के लिए अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो देखें ना एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। फिर जो ऑपरेशन में जो अली अमीन गंडापुर बहुत उन्हें दे रहे थे ताउन, शायद उन्हें वो ताउन ना मिले। अगरचे बैरिस्टर सैफ कंटिन्यू करेंगे अगली कैबिनेट में, मुजम्मल कंटिन्यू करेंगे अगली कैबिनेट में, उस लिहाज से कंसिस्टेंसी जो है वो तो रहेगी। बट स्टिल आई थिंक ये इनके लिए एक हुकूमत को, ये फिर हुकूमत के सामने अपनी डिमांड्स होंगी। अगर अभी तो पहले तो देखिए, मुझे ये लगता है कि वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए, और इनकी इलेक्शन में खामखा के रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। बिल्कुल अहमकाना बातें हो रही हैं कि वो चैलेंज हो जाएगा कि इमरान खान कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफाना बातें हैं। गांधी 25 पैसे के मेंबर नहीं थे कांग्रेस के, और पूरा कांग्रेस वो अपॉइंट करते थे कि किसने क्या होना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या वो इलेक्ट होने की जरूरत थी मुस्लिम लीग चलाने के लिए? फिर मॉडर्न दौर में क्या के टिकट देते थे, तो क्या वो, ये तो बिल्कुल हमें बच्चों वाली बात है। इस तरह के एतराजात लगा के अगर आप सुहेल को रोकने की कोशिश करेंगे तो शुरू में ही बिटरनेस बहुत ज्यादा हो जाए।
आपके ख्याल में सर ये स्मूथ ट्रांजिशन होगी? क्योंकि अपोजिशन भी सर जोड़ के बैठी है, गवर्नर साहब कह रहे हैं मुझ तक अभी तक इस्तीफा नहीं पहुंचा है, फिर नंबर्स देखे जा रहे हैं कि, और आज इलेक्शन कमीशन ने जो बड़ा स्टेप लिया कि सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, यानी अगर पीटीआई के लोगों को वोट लेना पड़े तो डिफेक्शन कॉज नहीं करेगी। फिर अभी अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो कहते हैं ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि इनकी कानूनी रुकावटें हैं इनके चीफ मिनिस्टर बनने में। तो आपके ख्याल में स्मूथ ट्रांजिशन होगी? नहीं, देखिए ना, वो कहते हैं वो थप्पड़ जो जंग के बाद, वो मुक्का जो जंग के बाद याद आए अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आपने जब अली अमीन गंडापुर को कमजोर किया, उसको आपने इमरान खान की नजरों में जो है वो खराब किया। हुकूमत ने कोई उसको जो है वो मदद नहीं की। वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो चल रहे थे कि कोई मामला बेहतर हो चले, आपने उसको फारिग करा दिया। अब उसकी जगह पे जो बंदा आएगा, अब आप कह रहे हैं कि देखिए पीटीआई को तो फ्रैंकली अगर आप प्योरली अडयाला की नजर से देखें, उन्हें तो बहुत सूट करता है पीटीआई की हुकूमत को ना बनने दें वहां पे। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गवर्नर रूल लगा दें। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू कन्फ्रंटेशन की अगर पॉलिसी है बनानी है तो पीटीआई को तो बड़ा फायदा है इसका। अगर आप हुकूमत में हैं तो देखें, अगर मैं हुकूमत में हूं तो मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुल्क में कन्फ्रंटेशन कम हो और एक आराम से जिस तरह चलता जा रहे हैं मामला और स्मूथ होके चलते जाएं। आप खुद ही अगर कन्फ्रंटेशन को हवा देना शुरू कर देंगे तो वो कैसी अक्लमंदी है? या तारड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई या अकील जो है वो बातें कर रहे हैं, तो वो बेसिकली तो एक मैसेजिंग है जो मेरे ख्याल में अहमकाना है। क्या इस बात का इम्कान, फवाद साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन पीटीआई के लोगों में से 20-21 लोगों को निकाल के नंबर पूरा कर ले, क्योंकि डिफेक्शन तो अब लगेगी नहीं, तो क्या इस बात के इम्कान है? अली अमीन गंडापुर को राजी नहीं कर सके कि वो इस्तीफा नहीं दे, और वो कहता कि मैं जब खान साहब से मिलूंगा मैं खुद ही बात करूंगा फिर ये इस्तीफा दूंगा, उससे पहले तो मेरा नहीं बनता। जब आप अली अमीन गंडापुर को ही नहीं जो है वो खड़ा कर सके तो बाकी अब आप किसको खड़ा करेंगे? जो खुद चीफ है वो अभी खाना दे रहे हैं सारे एमपीएस को कि आप सोहेल को वोट दें। तो जिस बंदे को आपने आई वुड से कि जो बेस्ट बेट हो सकता था वही उसने, और कोई एमपीए नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल है। आप देखें ना, इमरान खान ने कहा सारे एमएनए रिजाइन करें कमेटी से, हर आदमी ने रिजाइन किया, और जो नहीं, फिर जो देखिए सिंपल बात है, इमरान खान को उसने छोड़ना है जिसने अपनी नस्लों की पॉलिटिक्स खत्म करनी है, इसलिए लोग नहीं छोड़ेंगे। ये राजा रियाज वगैरह वो सारे किधर चले गए हैं जिन्होंने छोड़ा था? जिन्होंने एमपीए जो 26 थे जिन्होंने छोड़ा था वो किधर चले गए? क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो फिर हुकूमत के साथ जाता है उसको बाद में पूछता कोई नहीं है, तो इसलिए कोई भी नहीं जाए। सही है। फवाद, सोहेल अफरीदी साहब का नाम, क्या ये मौजूद नाम है? क्योंकि आज भी इतला यह है कि अडयाला में इमरान खान को अपनी ही पार्टी के लोग कन्विंस करते रहे कि आपने चलें अली अमीन को चेंज कर दिया, लेकिन कोई थोड़ा तजर्बाकार आदमी लगाएं जो बहुत मुश्किल हालात को के साथ डील कर सके, जो सिक्योरिटी के मामलात को देख सके। सोहेल अफरीदी के पास तजर्बा नहीं है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने सही नाम का इंतखाब किया है, एक नौजवान का और एक गैर तजर्बाकार आदमी का? इमरान खान ने तो अपने नुक्ते नजर से खिताब करना था ना। जाहिर है कल मशाल ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें की कि नहीं होना चाहिए और ये सोहेल को तो पता नहीं है। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी जो है खान साहब को कहा कि नहीं है, इसको आप ना बनाए, कोई तजर्बाकार बंदा बनाए। उसके अलावा भी कोई एक आध आदमी वहां पे और लॉयर था जिसने बात कही कि आप इसको जरा देख लें, ये नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला। लेकिन इमरान खान ने लॉयलिस्ट को लगाना था। देखिए ना, वो मैं आप जब तज्जिया करेंगे, हम तो ये तज्जिया कर रहे हैं ना कि इमरान खान क्या चाहते हैं सोहेल अफरीदी को लगा के। इमरान खान चाहते हैं कि आप चैलेंज जो है वो दे पाए, और उन्होंने कोई इस वक्त कोई गवर्नेंस के हालात तो नहीं है ना, या लोगों ने पीटीआई को गवर्नेंस के लिए तो नहीं लेके आए। वो तो इसलिए लेके आए कि भाई इमरान खान को आप रिलीज करवाएं जेल से। तो उसके लिए आई वुड, मतलब मैं तो अगर गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूं तो मैं तो कहूँ कि भाई आप सोहेल अफरीदी साहब को पहले तो चीफ मिनिस्टर बनने दें। सेकेंडली, आप जो काम आपने अली अमीन गंडापुर को विजिट किया है और उससे आप नहीं ले सके, आप इनसे लेने की कोशिश करें और आप एंगेजमेंट की कोशिश करें। लेकिन दूसरी सूरत में फिर जो कोशिश होगी अडयाला में या पीटीआई की या ख्वाहिश होगी वो होगी कि आप चैलेंज दे सकें वफाकी हुकूमत को, वो सोहेल ज़ाहिर फिर देगा।
आप कह रहे हैं कि सोहेल को बनने दे, गवर्नमेंट को आप एडवाइस करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहे हैं जो हमारी इत्तलात हैं। एक ये कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए, कम से कम 7 दिन के लिए तो टल जाए। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी तक पता नहीं पहुंचा ही नहीं है या कबूल नहीं हो रहा। नहीं, वो अदम एतमाद का इस्तीफे से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, इस्तीफा तो जहाँ देना है वो तो कबूल होना है। नहीं, अगर उसमें ये रास्ता नवाज साहब का इस्तीफा कबूल नहीं होता और आज का जो स्टेटस है और आज ही तरीके अदम एतमाद फर्ज करें जमा हो जाती है, तो उस सूरत में अभी गवर्नर साहब तो कह रहे हैं तो इस्तीफा तो आया ही नहीं है। नहीं, देखो ना, आर्टिकल 131 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। चीफ मिनिस्टर जब एक दफा इस्तीफा दे देता है तो इट डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, और वो तो अब स्पीकर असेंबली है, उसने जो है वो उसका नोटिफाई जो है वो कर देना है। वो तो गवर्नर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि वफाकी हुकूमत बहुत बुरी लग रही है इस तरह की अहमकाना हरकतें करते हुए। जब वक्त था आप उस वक्त आपने किया है नहीं, वक्त नहीं है, आप जो है वही अपने मुक्के अपने मुंह पे मारी जा रहे हैं पागलों की तरह। आपने वासा अभी जिक्र भी किया जो सिक्योरिटी के हालात हैं, ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान साहब की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। अली अमीन गंडापुर साहब से वो कहते रहे कि ऑपरेशन रुकवाएं, और ये भी कहते रहे कि अफगानिस्तान जाएं, बात करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये नहीं कर सके और शायद चार्जशीट में ये भी सर-ए-फहरिस्त चीज़ों में से एक हो। क्या ये सोहेल आफरीदी कर सकेंगे? अफगानिस्तान से तो इनकी जो गुफ्तगू है वो काफी आगे चली गई थी। जहां तक मुझे इल्म है, अली अमीन गंडापुर की अफगान एम्बेसडर से भी जो है बड़ी डिटेल बात हुई थी। फिर बैरिस्टर सैफ की भी बड़ी डिटेल जो है वो बातें हुई थी, और इनका जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जस्ता खान साहब ने कहा था वो तो है। और अफगानिस्तान की हुकूमत भी अगरचे इस वक्त जो मोतकी साहब हैं वो हैं वहाँ पे दिल्ली में हैं और हिंदुस्तान से ताल्लुकात बढ़ा रही है तालिबान की हुकूमत, लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में उनकी राय जाहिर है कि मुख्तलिफ है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ की राय उनके बारे में मुख्तलिफ है, सो वो तो उनका चल रहा था, और वो वहीं से ही शुरू होगा मेरा ख्याल है जहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने छोड़ा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ जाहिर है कि फिर ये अलीमा बीबी का, बुशरा बीबी का, वो भी सारी चीजें जुड़ गई ना, तो वो खाली अफगानिस्तान का इशू तो नहीं है ना, वो तो एक इंटरनल इशू भी है। फिर उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई बंदा नहीं था जो जाके अली अमीन की शिकायतें नहीं करता था। जब आप सब लोगों को, आप पॉलिटिक्स है ना, इसमें तो लोगों को साथ भी लेके चलना पड़ता है, और वो उसमें भी थोड़े वो कामयाब नहीं हुए। आखिर में क्या फवाद साहब, इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने का बहुत बड़ा रिस्क लिया है? क्योंकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं, मसलन फयाज हुसैन चौहान, कुछ और लोग, वो ये कहते हैं कि जी किसी सूरत ये अपना चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बना सकते, बल्कि फयाज चौहान साहब ने कहा मैं माफ़ी मांग लूंगा पूरी कौम से अगर ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ऐसी ये बहुत बड़ा रिस्क है खान साहब ने लिया। अच्छा, मुझे आप बताइए इमरान खान को रिस्क क्या है? मतलब आप अगर इमरान खान के नुक्ते नजर से देखें तो इस वक्त इमरान खान क्या ऐसी चीज है जो कि उनसे छिन जाएगी अगर चीफ मिनिस्टर उनका ना बना? वो जेल में हैं, उनकी बेगम जेल में है, उनके सारे खानदान के ऊपर मुकदमे हैं। अब हाउ आई मीन चीफ मिनिस्टर उनका होना ना होना उनको को फर्क डालता है? प्रॉब्लम तो ये है कि हुकूमत और जो अपना जो हमारे हुक्मरान है उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जिसमें इमरान खान ये सोचे कि अगर मैं ये कुर्बानी दूंगा तो इससे मुझे ये नुकसान होगा। बेसिकली उनको नुकसान ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है और पहले मरहले पर पहला जो हिस्सा है इस मुआहिदे का उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। इसराइल के कैदी हमास के पास हैं उनको रिहा किया जाएगा, और इसके अलावा इजरायली जो अफवाज हैं वो एक मुत्तफ़िका लाइन पर वापस चली जाएंगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये हमास किस तरह से एग्री किया है इस मुआहिदे पर, और इससे कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या फ़ायदा होगा, और कौन गारंटी करेगा कि इस मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो और इजराइल भी इसकी पासदारी करे, अपने कैदियों को रिहा करवाने के बाद
इस मुआहदे से कोई बहाना बनाकर मुकरना जाए। मेरे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार है। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, खुश आमदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये वो निकात हैं जिस पर इतफाक हुआ है जो जिनसे पाकिस्तान ने इतफाक किया था पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर ये वो निकात हैं जिससे हमने इख्तलाफ किया था, यानी इसहाक डार साहब ने कहा था कि हम तो इससे मुत्तफिक नहीं है? कौन से निकात हैं जिस पर मुआहदा तय पाया है? असद मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये अभी जो डिस्कशन हो रही है उसमें जाके होगा कि एटलीस्ट कम अज कम सबसे पहले ये बात हो कि जंगबंदी हो और बिजनेस चेंज करें और उनको फूड सप्लाई स्टार्ट हो जाए, ताकि कम अज कम ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, जुल्म बर्बरीत हो रहा है, बेचारों को भूख से मारा जा रहा है, बॉम्बिंग बंद हो रही है, इस वजह से मेरे ख्याल में हुआ है। और इसमें आई एम श्योर कि इसमें मिस्र है, उसके बाद टर्की है, ये कतर है, और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद, क्योंकि इनकी टीम वहां पर आई हुई है। ही सेड कि जो मैं कमिटमेंट करूंगा वो उसको पूरा करूंगा, और मजबूरन आई वुड से कि इसको हमास ने एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि फिलहाल ना तो वो डिसआर्म हो रहे हैं, और सेकंड ये कि सिर्फ कैदियों में तबादला हो रहा है, उसके साथ जंगबंदी हो रही है, और फूड सप्लाई जॉर्डन से मेरे ख्याल में बिल्कुल तैयार है, शायद निकल पड़ी होगी या निकलने वाली होगी, और इजराइल थोड़ा सा पीछे एक लाइन दे देंगे, वहां पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, चले ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है वहां गजा के मजलूम लोगों के लिए कि वहां पर जंगबंदी हो जाएगी, उनको फूड सप्लाई मिलेगी और कैदियों का तबादला हो जाएगा। इसके बाद फिर अभी एक जाहिर निटी-ग्रिटी जो अभी दोबारा बैठ के बात कर रहे हैं, और इनको भी रिलीज होते हुए मेरे ख्याल में संडे या मंडे तक ये कैदी रिलीव, इनको रिलीव मिलेगा। बट कम से कम फूड सप्लाई और ये जो बमबारी की जाती है, एक्सप्लोसिव बिल्डिंग उड़ाई जाती है, वो रुक जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। जौहर सलीम साहब, आपके ख्याल में हमास कैसे एग्री किया है इस मुआहदे पर? क्यों राजी हो गया, कैसे राजी हो गया, और क्या बेनिफिट देख रहा है वो इसमें? देखिए, इसमें 3-4 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि हमास की सिचुएशन वहां पे वाकई बहुत ज्यादा मखदूश होती जा रही थी। दूसरी ये है कि जो 22 लाख लोग हैं वहां पे फ़लस्तीनी, वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे। बिल्कुल आप देख ही रहे थे किस तरह सिस्टमैटिकली वो एक फैमिन फेस कर रहे थे। वहां पे जिंदगी कोई अमेनिटीज बाकी नहीं रही थी, और एक जेनोसाइड लाइक कंडीशंस थी, तो उनकी जिंदगियों का मसला था। तीसरा ये कि प्रेशर जो है उनकी लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा जो है अरब मुल्कों का, आप देखें कतर की में उनकी लीडरशिप है और मुल्कों में है, तो उनके ऊपर उन मुल्कों का भी ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा असर है। तो और फिर हमास की एक और चीज़ ये कि हमास की जो सारी रिसोर्सेज थी वो ज़्यादातर ईरान से आती थी, जो उनकी जो है जो फंड्स थे उनके, और जो उनकी ज़ाहिर है असला और इसके जो बाकी सारी इस किस्म की मुआवनत है, तो वो भी खासी हद तक अब उनकी जो है ना कम हो गई है। तो इस वजह से हमास बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में था, और साथ ही साथ उन पर यह जिम्मेदारी भी थी कि जो फ़लस्तीनी वहाँ पे जो बहुत से लोग तो ये समझते हैं फिर उन्हीं की वजह से मुश्किल में थे कि वो ज़ाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो उनके किसी एक्शन पे ही हुआ था। तो उस वजह से ये सारे प्रेशर्स थे हमास पे, और फिर उन्होंने एग्री किया है। हालांकि देखें, ये बेसिकली तो हथियार डालने पड़ेंगे उनको, और उसके बाद उनका कोई अमलो दखल भी नहीं होगा इसके बाद से गज़ा की जो नज़्म व नस्क में, और जो है इतने सालों की जो उनकी हुकूमत थी वहाँ पे, जो ज़ाहिर एक लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, लेकिन फिर भी जिस हद तक भी वो थी, तो वो इसलिए हमास के लिए आगे कोई जो है ना कोई अच्छा ज़ाहिर है इस वक्त मुस्तकबिल नहीं है। कुछ लोग तो ज़ाहिर है ये कहेंगे कि शायद एंड ऑफ द रोड है उनके लिए इस वक्त, लेकिन अब इसको मानने के अलावा उनके पास कोई इतना ज़्यादा चारा भी नहीं रह गया। सही है। ब्रिगेडियर साहब, एक माना यह जाता है कि इजराइल के फ़लस्तीन में उस रियासत को लेकर अपने एक अज़ाइम हैं, और वो उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। वो अपनी जो आबादियां हैं वो फ़लस्तीन के उन हिस्सों तक भी ले गया जहाँ पर फ़लस्तीनी आबाद हैं। आपके ख्याल में क्या इजराइल अपने इन अज़ाइम से पीछे हट जाएगा? मेरे नहीं ख्याल कि इजराइल जो है वो इस पर गिव अप करेगा। जो वो चाहता है कि पैलेस्टाइन स्टेट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने वैसे भी कई जगह पे बात भी की है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खासतौर जो फार राइट के लोग हैं वो इसमें जो बड़ी सख्त स्टॉन्च है वो क्या कहते हैं, और जिसकी वजह से इसमें आपने देखा कि ये 20 पॉइंट मुसवदे में भी कहीं क्लियरली ये जिक्र नहीं किया गया, वेरी वेग बात छोड़ी गई है।
और जो कि एक तशवीश का बात बाइस भी है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जी मैं बाद में बात करूंगा। बाद में आप क्यों बात करेंगे जब आपने 20 पॉइंट एजेंडा बनाया? तो जब पैलेस्टाइन अथॉरिटी आ जाती है, टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं, वहां पर पीस इस्लामिक फोर्स आ जाती है और वहां पर आप कंट्रोल संभाल लेते हैं, प्रेसिडेंट वहां पर ट्रम्प है, उसके बाद अटॉर्नी ब्लेयर आ जाते हैं, तो दैट इज अ टाइम। प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान की इस्लामी लीग की डिमांड ये है कि तमाम 1967 के इलाके वापस करें और जहां जहां पैलेस्टाइन थे उनको वो उस रियासत में शामिल करें जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है। और ये कभी भी नहीं होगा, ना एक्सेप्टेबल इजराइल को किसी हालत में नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेट्स होप कि ये जो वादा, ये जो इसमें मुज़फ़्फ़दा है, ये पूरा कंप्लीट, इस पे अमल दरामद भी हो जाए। सही है सर। आखिर में ये बता दीजिएगा कि एक सवाल मैं मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उस पर भी कर लूँ। पिछले 2 दिन में जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात पेश हुए हैं और बहुत ही अफसोसनाक है कि हमने अपने जवानों की, अपने अफसरान की, कैप्टन हैं, कर्नल हैं, मेजर भी हैं, वो शहीद हुए हैं और ये भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से हमें ये भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में कर सकता है? क्या भारत की ये जो स्पॉन्सर्ड एक टेररिज्म है, इसको एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है या ऑपरेशन को तेज़ करने की ज़रूरत है? क्या होना चाहिए कि हम ये जो नुकसान उठा रहे हैं अपने कीमती जानों का और जवानों का, ये ना उठा सकें? असद, आप मुझे एक बताइए, इंडिया ने एक सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया, सही ड्रामा किया, पहलगाम का ड्रामा किया, अपने लोग थोड़े से मारे और दुनिया में उसने कहराम मचा दिया कि पाकिस्तान इज डन इट विदाउट गिविंग प्रूफ, डिस्पाइट पाकिस्तान के कहने से कि जब हमें प्रूफ दें हम करेंगे। दुनिया कहेंगे दे डिडंट एंड दे अटैक पाकिस्तान। हमारे सामने तमाम रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज देयर। इनकी स्टेटमेंट देख लें कि बलूचिस्तान को हम ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट करेंगे, हम ये पाकिस्तान में ऑपरेशन दूर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वाई कांट वी मेक? हमारी गवर्नमेंट ने कितना शोर मचाया, कौन से फोरम पे गई? मैं बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट। फौज फील्ड मार्शल आसमनी ने बड़ा क्लियर बात की हुई है कि हमने तहैया किया कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, कुर्बानियां देंगे, शहादतें देंगे जो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर जड़ से खत्म करना है तो फिर पूरी कौम को और एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स, हुकूमत, इलीगल स्पेक्ट्रम, जिसमें ये जो आपके मॉडरेट डिप्लोमेटिक, जो आपके पॉलिटिकल आपके हैं साथ सपोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन, इनकी दुम पर पाँव से शोर मचाने शुरू करते हैं क्योंकि उनका पैसा फंडल हो रहा है, वो रुक जाता है। ये हुकूमत ने कोई काम किया, कोई एक्शन लिया? आप फातिहा पढ़ने नहीं जाना, उनसे पूछें जिनके बच्चे ये शहीद हो रहे हैं, उनसे पूछें उन बच्चियों से जो विडो हो रही हैं 20, 25, 30 साल की, 2 एक बच्चों के साथ। क्या हमने उसमें कुछ सोच बात की? ऑनेस्टली मैं ये अपने दिल से बात कर रहा हूं। इसके ऊपर हमने, आपको चाहिए कि आसमान सर पे उठा ले, दुनिया आपको सुन रही है। नाउ पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर, एवरीबॉडी लिसनिंग टू पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को यहाँ पर बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। दुनिया में जहां जाने की जरूरत, आप हर जगह जा रहे हैं। आज हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन उनका मौजू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली था। आपका नुक्ता ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप समझते हैं कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बावजूद इतना शोर दुनिया में मचाया और हम जेन्युइनली, हमारे पास सबूत हैं कि इंडियन टेररिज्म है, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और हम खामोश बैठे हैं। तो हम क्यों, हमारी हुकूमत क्यों नाकाम है? ये आपका नुक्ता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जौहर सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।